नमस्कार। इंडिया टुडे के फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक में आपका स्वागत है। मैं मनोज भट्ट। इंडो हम इजराइल की बात जब करते हैं तो दोनों देशों की साझेदारी बड़ी अहम हो जाती है। आज ये बात इसीलिए क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक जंग फिर से छिड़ गई है। हमास के हमले के बाद इजराइल की तरफ से भी जवाबी हमले जारी हैं, जिसके बाद से दुनिया के कई देश कई खेमों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम खेती किसानी के लहजे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के लहजे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इजराइल को भारतीय किसानों का दोस्त समझा जा सकता है, भारतीय किसानों का दोस्त कहा जा सकता है। इजराइल की जो तकनीक है खेती में, उसने भारतीय कृषि को काफी विस्तार दिया है। आज की चर्चा इसी पर है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इजराइल को भारतीय किसानों का दोस्त क्यों कहा जाता है और भारतीय कृषि के विस्तार में इजराइल की क्या भूमिका है। इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस एन चौरसिया जी हैं, वरिष्ठ सब्जी वैज्ञानिक हैं, IIBR बनारस से हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजेश कुमार सिंह जी हैं, आप भी वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं, बांदा से आप जुड़ रहे हैं। राजेश कुमार सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथी ओम प्रकाश जी हैं, जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट पूसा में जो इंडो इजराइल का प्रोजेक्ट है वहां से लाइव जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत राजेश जी के साथ करना चाहूंगा। राजेश जी, मैं अगर एक लाइन में समझने की कोशिश करूं कि इजराइल को भारतीय किसानों का दोस्त क्यों कहा जाता है, कैसे बताएंगे सर इसे आप? देखिए, मैं तो इस पर विस्तृत चर्चा कर सकता हूं, लेकिन आज देख रहे हैं कि इजराइल का युद्ध चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत का बहुत बड़ा दोस्त इजराइल है, क्योंकि वो इंडो इजराइल जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे भारत के 30 राज्य में 30 से 35 जगहों पे चल रहा है, जिससे कि किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और इनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जिनका जो योगदान मिल रहा है हमारे किसानों को और यहाँ के वैज्ञानिकों को और एक्सपोर्टर्स जो सब्जी का करते हैं, उसमें जो है बहुत ही ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम आज 4 महीने तक टमाटर पैदा करते थे पहले, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि साल भर हम टमाटर पैदा कर रहे हैं। शिमला मिर्च हम ग्रीन और रेड और येलो कलर का भी पैदा कर रहे हैं। यही इजराइल की ही टेक्नोलॉजी है, जो कि वहां पर 10 से 15 फीट तक टमाटर का जो बेल जाता है, वहां पर नीचे से लेकर के ऊपर तक एक पौधे से लेकर 6 से लेकर करके 10 किलोग्राम तक आज हम फ्रूट पा रहे हैं, जिससे कि यहाँ के जो सहयोग मिल रहा है इजराइल को यहाँ के किसानों के लिए, वो बहुत ही अद्वितीय है। और ये ऐसा अगर इनका सहयोग हमेशा बना रहेगा तो किसानों की जरूर आय वृद्धि होगी और समृद्धि होगी, जिससे कि यहाँ के किसान जो है सब्जी का उत्पादन कर करके ज्यादा से ज्यादा जो है एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे कि उसके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में जरूर सुधार होगी। इसलिए इजराइल भारत के इकोनॉमिक में भी अपना रोल अदा कर रहा है, जैसे कि किसानों को समृद्ध बना कर करके एक्सपोर्ट करके सब्जियों को बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है लाभान्वित कर रहा है यहाँ के किसानों को। जी, मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हम इजराइल के योगदान की बात कर रहे हैं, तो उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम फिलिस्तीन का विरोध कर रहे हैं। हम फिलिस्तीन के खिलाफ हैं, हम इस युद्ध के खिलाफ हैं, हम दोनों देशों के बीच जो संघर्ष जारी है उसके खिलाफ हैं। लेकिन इसी बहाने हम भारतीय कृषि के योगदान में इजराइल की भूमिका की बात कर रहे हैं। यही किसान तक का मकसद है। मैं इस चर्चा के अगले सिरे में डॉक्टर एस एन चौरसिया जी के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, भारतीय किसानों के लिहाज से या भारतीय कृषि के योगदान के लिहाज से इजराइल के योगदान को आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ भी मरुस्थल है, रेगिस्तान है, और जहाँ भी इस तरह की खेती संभव नहीं है, उसमें हम इजराइल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित की है कि केवल रेत ही रेत जहाँ हो, कुछ भी हमारे देश में संभव नहीं था, वहाँ पर उनकी तकनीकी के द्वारा पॉली हाउस, नेट हाउस, ग्रीन हाउस बना करके उन्होंने जो पूरा एक मिरेकल कर दिया, कहने को कहा जाए कि एक क्रांति ला दिया कि सब्जियां जो है वो बहुत अच्छी तरह से पैदा हो रही हैं हमारे मरुस्थल में भी। उनको खुला आसमान चाहिए और रेगिस्तान चाहिए, यही उनकी मांग है। और ऐसे कंडीशन में वो हमको बहुत ही अच्छी जो है तकनीकी दे रहे हैं। साथ ही साथ उनके यहाँ 20-25 ऐसी कंपनियां हैं जो कि हमारे पॉली हाउस से संबंधित, ड्रिप से संबंधित, ये सभी जो है बना रही हैं चीज़ें और हमारे पूरे भारतवर्ष को वो जो है सप्लाई कर रही हैं।
और इस तकनीकी से लगा करके, चूंकि हमारे भारतवर्ष में 3 क्लियर कट मौसम होते हैं, वह जाड़ा, बरसात, गर्मी, और इन तीनों में अगर हम देखें तो अलग अलग सब्जियां उगाई जाती हैं। कुछ सब्जी खास मौसम में होती है, लेकिन इजराइल की तकनीकी आने से पूरे वर्ष भर हम सब्जी उगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बदलते परिवेश में ये जो हमारा पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसे कंडीशन में हमारे किसान भाइयों को बाहर शिमला मिर्च की खेती, टमाटर की खेती, मिर्च की खेती करना संभव नहीं हो पा रहा है और उसमें बीमारी लग जाती है। लेकिन अगर हम उसको पॉली हाउस में उगाते हैं तो उससे बहुत ही अच्छा हमको पैदावार मिलता है। ये सब तकनीकी केवल इजराइल के द्वारा ही दी गई है, जो कि हमारे देश के किसान उससे खुशहाल हैं और बहुत ही अच्छा आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक ठीक। इजराइल खेती का अगुवा बन के निकला है और उसमें बड़ी मजबूती के तौर पर भारतीय किसानों को भी सहयोग मिला है। मैं ओम प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगा। आप नई दिल्ली से पूसा कैंपस में हैं, जहां इंडो इजराइल प्रोजेक्ट का भी है वहां पे। आप कैसे देखते हैं इंडो इजराइल प्रोजेक्ट की? आप कैंपस में ही खड़े हैं उसके, तो कैसे इजराइल के योगदान को भारतीय कृषि में अगर आप अपने लिहाज से और वहां कैंपस में रहकर देखने की कोशिश करें, बताएं कि ये सेंटर में क्या है जो भारतीय किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अनम्यूट हैं। मनोज जी, जो पूसा में जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट चल रहा है, ये एक मॉडल है अपने आप में, जो ये बताता है कि इजराइल का भारत की खेती में कितना योगदान है, भारत के किसानों के उत्थान में कितना योगदान है। हमारे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है, ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बिल्डिंग है। इसमें वो टेक्नोलॉजी आई थी सबसे पहले। यहीं पे ये जो आसपास का जो एरिया दिख रहा है हमारे, ये पूरा इजराइल का पूरा सेंटर है। यहाँ आसपास जो हमारे आसपास के जितने भी ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का जो जिसे संरक्षित खेती कहते हैं, वो उनका सेंटर है। और इसमें साल भर सब्जियां उगाई जाती हैं, फूल उगाए जाते हैं, कोई भी चीज, क्योंकि जो बाहर का वातावरण है उस पर कोई असर नहीं पड़ता अंदर। वो चीज एक बड़ी और एक जो ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम है वो उन्होंने दिया। वो एक ऐसे जगहों पे जहाँ पे पानी की कमी है, आप देख रहे हैं कि आजकल तमाम राज्य हमारे पानी की कमी से जूझ रहे हैं, जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन के जरिए सारी चीजें हो रही हैं, खेती हो रही है सारी चीजें, जो जिसमें कम पानी में ज़्यादा पैदावार की लागत दी, वो टेक्नोलॉजी दी। और जो ये संरक्षित खेती वाला दिया, जिसपे जलवायु परिवर्तन का उस तरह का कोई असर नहीं है, जो बाहर का कीट पतंगे नहीं लगते और हीट वेव का या ज़्यादा ठंड का कोई असर नहीं है। आराम से जिस भी वातावरण में चाहिए, जिस भी टेम्परेचर में चाहिए, उसको सेट करके आप उगा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे भारत में कृषि का विकास हुआ है पिछले 2-3 दशक में, उसमें एक बड़ा साथी बनके हमारा ये उभरा है इजराइल। और अभी उसने नए समझौते भी कुछ किए हैं, जिसके तहत वो गांव में जाना चाहता है, गांव में जाकर के गांव का उत्थान करना है उसको। और वो उसमें समझौता हुआ अभी 2 साल पहले की बात है, वो हमारे कृषि मंत्रालय और वहाँ के बीच समझौता हुआ। तो इजराइल का जो है हमारी, ये तो सिर्फ एक मॉडल है इजराइल का जो पूसा में है, जिसको आके दिल्ली के लोग कम से कम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसने क्या किया। लेकिन इस तरह के और सेंटर हैं, करीब 30 सेंटर हैं भारत में, जो मुझे लगता है 12 राज्यों में चल रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर सेंटर जो है वो हरियाणा में है। और हरियाणा जो खेती में बहुत आगे गया है, छोटा सा प्रदेश है लेकिन खेती में बहुत तरक्की की है उसने। उसके पीछे कहीं ना कहीं वो इजराइल का योगदान मुझे दिखता है, जिसमें वो बागवानी फसलों की खेती कर रहा है। उसमें जो है पंजाब में भी कुछ सेंटर इसके हैं, महाराष्ट्र में सेंटर हैं, लेकिन ज़्यादातर जैसे मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में इसके सेंटर कम है। अब बनने शुरू हुए हैं, कुछ चंदौली वगैरह में कहीं पे कुछ काम चल रहा है। तो निश्चित तौर पे ये इजराइल हमारा एक बड़ा साथी है जो खेती किसानी में, और इसके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। और आने वाले दिनों में भी जो खास करके कम पानी में जो खेती करने की एक चुनौती है भारत में, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए, जो वाटर लेवल जो जिस तरह से नीचे जा रहा है उसको देखते हुए, उसमें एक हमारा बड़ा साथी बन सकता हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी। मैं अगर इजराइल के योगदान की बात करूं तो कुल जमा 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें मुझे समझ में आती है जो हमारे अतिथियों ने कहा। एक, देश के अंदर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल के एक्सीलेंस सेंटर की जो स्थापना हुई है,
उसमें इजराइल की भूमिका बड़ी अहम रही है। वहीं अगर हम ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं, देश में ड्रिप इरिगेशन का जो विस्तार हो रहा है, जिसे हम टपक सिंचाई की व्यवस्था कहते हैं, उसमें भी इजराइल की तकनीक बड़ी अहम रही है। तीसरी बात, जैसा कि डॉक्टर एस.एन. चौरसिया जी ने भी कहा कि देश में पॉली हाउस का विस्तार जो होने लगा, जैसा कि राजेश जी ने भी कहा कि जो हम कई तरह की सब्जियां खा रहे हैं, बेमौसम सब्जियां जो हम खा रहे हैं, उसमें किस तरीके से पॉली हाउस का विस्तार किया है, उसको भी इजराइल की तकनीक से जोड़ा जा सकता है। मैं राजेश जी के पास जाना चाहूंगा। राजेश जी बांदा में कार्यरत हैं, बुंदेलखंड की उस धरती से आते हैं जिसने सूखा देखा है। राजेश जी, अगर इस लिहाज से समझने की कोशिश करें, बुंदेलखंड जो पानी का महत्व जानता है, पानी को समझने की कोशिश करता है, जिसके लिए पानी वाकई अमृत की अवधारणा के तौर पर है, तो वहां पे आप, मुझे लगता है कि आप बेहतर बता पाएंगे कि खेती में ड्रिप इरिगेशन कितनी बड़ी क्रांति है, और पहले जो परंपरागत सिंचाई की व्यवस्था वो कितना पानी बर्बाद करती है, और जो ये ड्रिप इरिगेशन की तकनीक है, कैसे पूरी खेती की अवधारणा बदल रही है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि पानी को लेकर के ही हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, बुंदेलखंड ऐसी जगह है जहां पर बारिश तो अच्छा होता है, 800 से 900 ml पर एनम इसकी बरसात होती है, लेकिन यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है कि जो अंडुलेटेड है, सॉयल भी अच्छी नहीं है, पानी तो पूछिए नहीं कि जो ग्राउंड वाटर है इसका बहुत ही खराब है, तो सब्जियों में इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है हर चीजों पे। आज ड्रिप इरिगेशन बुंदेलखंड के लिए वरदान बना हुआ है, और यहाँ की सरकार भी ड्रिप को लगाने के लिए जो है सब्सिडी दे रही है। आज बुंदेलखंड के ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप जाएंगे तो देखेंगे कि पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, इसलिए पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो खेत में लोग क्या यूज करेंगे। तो आज ड्रिप इरिगेशन ऐसी एक पद्धति है जो कि भारत सरकार इस पर सब्सिडी दे कर करके किसानों के यहाँ लगवा रही है, जिससे कि वहाँ के किसान जो है इससे सिंचाई करके कम पानी में जो इसको भी चलाया जाता है, जो कि जो पानी क्वालिटी खराब है पानी के नीचे से, उस पर जो फिल्टर लगा करके उसको शुद्ध कर करके किसानों के खेतों तक पहुंचाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, जिससे कि अच्छे से अच्छे जो है सब्जी का उत्पादन किया जा सके। जैसा कि आप जान रहे हैं कि संरक्षित खेती अगर किसान करता है तो वो उसमें ड्रिप जरूरी लगाया जाता है, फागर जरूर लगाया जाता है। तो ड्रिप सिस्टम से हम देखते हैं कि जहां पर 10 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है सरफेस इरिगेशन से, वहां पर 4 से 6 लीटर पानी का उपयोग कर करके हम जो है अच्छे से अच्छी सब्जी उगा सकते हैं, और 4 लीटर पानी का उपयोग और सब्जियों में कर सकते हैं। तो बुंदेलखंड के लिए समझिए कि ड्रिप इरिगेशन एक वरदान साबित हो रहा है कि किसान अपने क्षेत्र पे लगा कर करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले रहे हैं, और हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप्स ले रहे हैं, जिससे कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन उसका अपने यहाँ उत्पादन कर करके मार्केट में ले जा करके जैसे बेच रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने जो बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा में जो कि स्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसमें जो है टोमेटो पैदा कर रहा हूँ, उसके नीचे गोभी, रंगीन गोभी पैदा कर रहा हूँ, कैबेज पैदा कर रहा हूँ, रेड कैबेज पैदा कर रहा हूँ, और चेरी टोमेटो पैदा कर रहा हूँ। और ये तकनीकी किसानों के यहाँ ड्रिप सिस्टम पे ही कई किसानों के यहाँ एडाप्ट करने की बात चल रही है, और 2-3 किसान इसको एडाप्ट कर करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भी ले रहे हैं, और अपने यहाँ ड्रिप लगा कर करके और टपक सिंचाई के द्वारा जो कि क्वालिटी वेजिटेबल का उत्पादन कर करके ज्यादा से ज्यादा लाभ लेकर के अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार कर रहे हैं। तो ड्रिप इरिगेशन जो है बुंदेलखंड के लिए वरदान साबित हो रहा है, होगा और होता रहेगा, जिससे कि किसान इससे ज्यादा आमदनी लेते रहेंगे। जी जी, राजेश जी से हमने समझा कि ड्रिप इरिगेशन तकनीक कितनी बड़ी क्रांति है। मैं डॉक्टर एस.एन. चौरसिया जी के पास जाना चाहूंगा। IIBR की हमको देखने की कोशिश करते हैं तो IIBR का योगदान देश में सब्जियों की कई उन्नत किस्में विकसित करने की तरफ है, और डॉक्टर चौरसिया भी उसके सशक्त हस्ताक्षर हैं जिन्होंने देश को कई सब्जियों की उन्नत किस्में दी हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा, हम इजराइल की तकनीकी सहयोग से जो देश भर में सब्जियों के, फ्रूट्स के एक्सीलेंस सेंटर एस्टैब्लिश हो रहे हैं, अगर वो कितनी बड़ी क्रांति है, वो कितना महत्वपूर्ण काम है। बेशक वो काम आज आम आदमी को समझ में ना आए, लेकिन वो जो काम हो रहा है उसको अगर हम कभी भविष्य में रहकर इतिहास के पृष्ठों से देखने की कोशिश करें तो ये किस तरफ से देश का डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है, अगर थोड़ा सा विस्तार से बताएं इसको। दरअसल ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है, ये हर एक सब्जियों में जो भी हमारे ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में सब्जियां उगाई जाती हैं, इसमें अनेकों किस्में विकसित की। इसमें प्याज अलग है, आलू अलग है, इनके केंद्र अलग हैं। इनको छोड़ करके लोबिया में क्रांति ले आई, मटर में क्रांति ले आई, पूरे देश में जो किस्में यहाँ की लगाई जा रही हैं। टमाटर में भी ऐसी किस्में विकसित की गई है जिसमें
मोज़ेक बीमारी नहीं लगती, मिर्च में उसी तरह से है और अनेक सब्जियों में इस तरह से है जो कि बीमारियों के प्रति अवरोधी है। लेकिन जहाँ तक आज की चर्चा है नियंत्रित वातावरण की, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की, ऐसी कंडीशन में यहाँ जो है किस्में विकसित की जा रही हैं और यहाँ जो समन्वित सब्जी विकास परियोजना चल रही है उसमें पूरे देश में पॉली हाउस के लिए अपने देश की सब्जियां कौन, जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है, चेरी टमाटर है, इसके साथ साथ कुकुम्बर है जो पार्थेनोकार्पी कुकुम्बर होता है, इसकी किस्में विकसित की जा रही हैं पालमपुर में, पंतनगर में और दिल्ली में और इधर जो भी ये हमारा अल्मोड़ा का क्षेत्र है, हर एक जगह से किस्में विकसित की जा रही हैं और अपने देश की ऐसी किस्में विकसित की जा रही हैं जिनका हम हर साल लगा सकते हैं, क्योंकि पहले हाइब्रिड हुआ करती थी और हाइब्रिड का दाम बहुत ज़्यादा हुआ करता था जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए उतने फायदेमंद नहीं थे। लेकिन अब ये मुक्त परागित किस्में विकसित की जा रही हैं कि हम इन्हीं का बीज लेकर के दोबारा भी लगा सकते हैं। इस पर जो है पिछले 3-4 सालों से कार्य चल रहा है कि इसमें मुक्त परागित किस्में विकसित हो रही हैं पूरे देश में। संस्थान भी हमारा भारतीय सब्जी अनुसंधान भी इस क्षेत्र में। डॉक्टर साहब जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत देश में कई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के एक्सीलेंस सेंटर एस्टेब्लिश किए गए हैं, तो क्या IIBR को उनका भी सहयोग मिलता है? उस लिहाज से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, क्या IIBR ने वो तकनीक को अपनाया है, स्वीकारा है, या IIBR है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उस तकनीक पर यहाँ पर बड़े बड़े पॉली हाउसेस बने हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सहयोग से यहाँ 2 हाईटेक नर्सरी का भी स्थापना हुआ है जिसमें कि केवल पौधे तैयार करके किसानों को दिए जाएंगे और इसी के तहत जो है हमारे यहाँ कुछ नई सब्जियों का विकास किया जा रहा है, जैसे पोमैटो और ब्रीमैटो, जिसमें एक ही पौधे पर टमाटर और आलू लगता है और एक ही पौधे पर बैगन और टमाटर दोनों लगता है और तीसरा जो है मिर्च भी उसी में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये टमाटर बैगन मिर्च एक ही पौधे पर है, इस पर काम चल रहा है और ये केवल पॉली हाउस के द्वारा ही संभव है जहां हम इनके पौधे तैयार करते हैं, क्योंकि खुले में हम इन पौधों को सर्वाइव नहीं करा सकते। तो इस पर काम चल रहा है और साथ ही साथ पूरे देश का जो भी ये परियोजनाएं चल रही हैं उनका क्या आंकड़ा है, क्या उनका आय व्यय का है, ये हर साल ये संस्थान में हर एक सेंटर से आता है और इसके बाद यहाँ पर उनका कंपाइलेशन करके ये रिजल्ट प्रस्तुत किया जाता है कि किस तरह से इसमें हम प्रगति कर रहे हैं, पूरे देश में इसके क्या जो है असर पड़ रहे हैं और हम इससे कितना गुना सब्जी का पैदावार बढ़ा रहे हैं। तो ये देखने में आ रहा है कि पहले तो हम टमाटर का पौध 1 मीटर तक ही होता था, 50 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक, लेकिन अब 25 से 30 फीट तक के पौधे तैयार हो रहे हैं जिनको सीधे न चढ़ा करके हम तिरछे चढ़ाते हैं और किनारे ले आकर उसको दूसरे डायरेक्शन में घुमा देते हैं और ये सब जो है केवल पॉली हाउस की ही देन है, जिसके कारण जो है क्योंकि इस समय जो परिवेश है उसमें बायोटिक एबायोटिक जो है मतलब कि पर्यावरण संबंधित और बीमारी रोग संबंधित 2 तरह के कारक काम करते हैं जो बाहर हमारे सब्जियों को नुकसान करते हैं। बीमारी कीड़े हैं और दूसरे तरफ जो है वो बर्फ, ये आपका तुषार है, उसके बाद हाई टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ये सब चीज जो नुकसान करते हैं इस सबसे हम बच सकते हैं अगर हम नियंत्रित वातावरण में सब्जियों की खेती करें। तो निश्चय ही जो हमारा इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है वो इस कड़ी में पूरे देश को जो है मार्गदर्शन कर रहा है और उसी के तहत जहां भी कार्य चल रहे हैं, जो हाई एक्सीलेंस सेंटर बनाए गए हैं, उनके तहत जितने भी आसपास के किसान हैं या आसपास के जो भी प्रदेश हैं उन सब के किसान भाई आकर के वहां प्रशिक्षण ले रहे हैं और किस तरह से सब्जियों की खेती की जाए इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौरसिया जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। मैं ओम प्रकाश जी के पास आना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी, इजराइल में मचा घमासान आप भारतीय किसानों के लिए कितनी बड़ी परेशानी मानते हैं? आपने इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी, आपने बताया कि इजराइल किस तरीके से अब खेती के बाद गांवों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इजराइल का जो मौजूदा घमासान है थोड़ा सा राजनीतिक होने की कोशिश करते हुए हम उसको देखने की कोशिश करता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, तो भारतीय किसानों के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकता है घमासान? देखिए, निश्चित तौर पे वो सारा ध्यान उसका उधर रहेगा क्योंकि ये आर पार की लड़ाई का ऐलान हो चुका है वहाँ पे। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे क्योंकि वो जो सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ की एक एजेंसी है मोसाब, उसके अधीन चलते हैं और यहाँ पे जो है एक नोडल ऑफिसर जो इनकी एम्बेसी में, इजराइल एम्बेसी में बैठता है, जो इंडिया में एग्रीकल्चर का पूरा प्रोजेक्ट डील करता है।
और सिर्फ ये हम लोग ज्यादातर फल सब्जियों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए खजूर के उस पे विकास पे भी काम कर रहा है राजस्थान में, गुजरात में, आम को लेकर के भी जूनागढ़ में, और इधर जो केसर आम को लेकर के महाराष्ट्र में काम हो रहा है, अनार को लेकर के भी वो काम कर रहा है। तो अलग अलग मतलब अलग अलग फलों में भी जो जिसको ज्यादा संभावना दिख रही है कि भारत में इसका विकास हो सकता है, किसानों को फायदा हो सकता है। तो ये दोस्ती जो परस्पर एक दिखानी चाहिए, तो वो डेवलपमेंट में एक दोस्ती दिखा रहा है इजराइल। टेक्नोलॉजी में भी हमारा लेन देन जो रक्षा साजो सामान का वो चीजें चलती रहती हैं, लेकिन एक जो कंस्ट्रक्टिव जो एक वर्क है जो ग्राउंड पे दिखता है, जिसको आम आदमी से जिसका सरोकार है, जिसका उसको फायदा होता है, वो भी ये ग्राउंड लेवल पे तमाम राज्यों में चला रहा है। चाहे वो आम पे हो, चाहे वो अनार पे हो, चाहे वो इसमें खट्टे जो फल हैं उनका मामला हो, या अनाजों पे अभी उन्होंने काम नहीं किया, या पानी के संरक्षण का मामला हो, उसका एक सेंटर पंजाब में है इनका जिससे काम चलता है। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध की वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट जो इंडो इजराइल जो वेजिटेबल का जो प्रोजेक्ट है, और जो इंडो इजराइल जो विलेज का जो प्रोजेक्ट है, सेंटर ऑफ विलेज एक्सीलेंस का है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। लेकिन ये जो पूसा का प्रोजेक्ट है, इस पे कोई असर नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से अब इधर हैंड ओवर है। उनकी टेक्नोलॉजी आई थी, वो टाइम बीत चुका 96 में, मेरे ख्याल से तब चतुरानंद मिश्र थे, तब का यहाँ पे तब की आधारशिला रखी हुई है। मैं बताऊं, मुझे याद है मैं 99 में पहली बार आया था दिल्ली गांव से, तब मैं पूसा घूमने आया था, तब मैंने देखा था इजराइल का यहाँ प्रोजेक्ट लग रहा था। तो ये बहुत पुराना उसके साथ हमारा जो है एक रिलेशन है, और हमारे लाखों किसानों को मुझे लगता है कि चाहे बीज से पौध बनाने की कला हो, या माइक्रो इरिगेशन का मामला हो, या ये जो पॉली हाउस, नेट हाउस, इसका मामला हो जो हम गांव-गांव में देख रहे हैं, वो उसी का योगदान है और उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी देखना है कि ये युद्ध कितना दिन चलता है और वो किस ओर जाता है, दुनिया में क्या ऑर्डर होता है उसका, देशों का किस तरफ जाते हैं लोग। लेकिन फिलहाल हमें ये तो मानना ही होगा कि इजराइल की वजह से भारत ने बागवानी फसलों में इतनी तरक्की की है, और सिर्फ तरक्की नहीं की है, बागवानी फसलों की जो क्वालिटी होती थी वो इन सेंटरों के जरिए क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है, कि हमने एक तरह के एक शेप में चीजें पैदा की हैं जो एक्सपोर्ट लायक आई हैं चीजें। और हमने एक्सपोर्ट से, आज देखिए एक्सपोर्ट में अगर हम टॉप 10 जो क्लब हैं एक्सपोर्टर्स के, एग्री कमोडिटी एक्सपोर्टर्स के टॉप 10 क्लब में हम शामिल हैं, 50 बिलियन जो डॉलर का उसको हम पार कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें जो है इजराइल का बहुत बड़ा योगदान है, उसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। हम हमेशा कहेंगे कि इजराइल ने भारत के किसानों की तरक्की में, भारत की खेती की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया, और हमारा साथी है। जी, इस चर्चा का समापन करना चाहेंगे। इस चर्चा के समापन से पहले एक बार फिर मैं ये दोहराना चाहूंगा कि किसान तक किसी भी तरह के युद्ध का समर्थन नहीं करता है, ना हम इजराइल के समर्थन में है, ना ही हम फिलिस्तीन के समर्थन में है, और ना ही हम किसी के विपक्ष में है, किसी का विरोध भी हम नहीं करते हैं। लेकिन ये बात सच है और 100 आना सच है कि इजराइल भारतीय किसानों का सच्चा दोस्त है। इजराइल की तकनीक के सहारे भारतीय कृषि को नया आयाम मिला है। खासकर भारत ने बागवानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। जल संरक्षण की दिशा में इजराइल की तकनीक ने भारत को नई सोच दी है, इस पर चलकर किसानों को भी फायदा हुआ है। तो वहीं किसानों की आय भी में विस्तार होने की जो प्रयास थे, राजनीतिक प्रयास थे, उसकी तरफ किसान आगे बढ़े हैं। मैं यही कहूंगा कि युद्ध किसी भी देश का अपना नहीं हो सकता है, और युद्ध किसी भी देश के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की जो हालात बने हुए हैं, उसका नुकसान भारतीय किसानों को भी उठाना पड़ सकता है। अगर भारतीय किसानों को जो तकनीक मिली है, उसमें कई तकनीक ऐसी हैं जिन्हें अभी पूरी तरीके से भारतीय किसानों को मिलना है। इजराइल को दुनिया के क्रांतिकारी तकनीकी देशों में माना जाता है, जो जिसकी तकनीक सबसे अव्वल है। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो इसका नुकसान दुनिया के सभी देशों को उठाना पड़ सकता है। मैं इसी के साथ इस चर्चा का समापन करना चाहूंगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा राजेश कुमार जी, आप इस चर्चा में जुड़े। डॉक्टर एस एन चौरसिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में जुड़े। ओम प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चर्चा में जुड़े। इसी के साथ फिर जल्द मुलाकात।